So, good morning, students. In the previous lecture, we calculate dimensions of various physical quantities, and now we will discuss the uses of dimensional analysis. तो dimensional analysis के uses क्या हैं? Number one is conversion of one system of units into other system of unit for a particular physical quantity. Second is checking the correctness of the given physical relation, and third is to derive relationship between various physical quantities. तो हम इसमें one by one ये तीनों करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि conversion of one system of units into other system of units for a particular physical quantity. इसका क्या मीनिंग है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो आपने फोर्स ले लिया. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होगी. उसके यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती हैं? डाइन. एसआई सिस्टम में क्या होती हैं? न्यूटन. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, तो ये क्या हुआ कि फोर्स की यूनिट्स की कन्वर्शन की हमने फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम. तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. अब इसको कैसे करना है ये मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी. किस तरीके से है कि हमने अब इसमें दो सिस्टम ले लिए, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी. जैसे एक सीजीएस सिस्टम है, एक एसआई सिस्टम है. ठीक हो गया. और उसके बाद उस सिस्टम में हमने क्या देखा? फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स इन द सिस्टम ए आर m1 for mass, l1 for distance and t1 for time. सिस्टम बी के लिए फंडामेंटल यूनिट्स आर m2, l2 and t2 for mass, distance and time respectively. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. एसआई में क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकेंड. ये वो चीज़ हो गई. उसके बाद हम कहते हैं कि जो भी कोई आप फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हो, लेट अस से डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन बाय एम ए एल बी एंड टी सी. ऐसे ही लिखते हैं ना. जैसे फोर्स है, हम कहते हैं m1 l1 t-2. तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ये है. अब याद है कल मैंने क्या बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या फ़ायदा है? ये बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशन से हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिख सकते हैं. कहा था ना. तो अब ये देखो, ये तो क्या थे? फंडामेंटल यूनिट्स. जो मैं ये m1 m2 l1 l2 लिख रही हूँ, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, डिस्टेंस और टाइम के. तो अब जो u1 यहाँ पर आएगा, u1 किसका है? फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट. तो वो क्या बनेगा? m1 a l1 b एंड t1 c. सिमिलरली u2 क्या बनेगा? m2 a l2 b t2 c. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक फोर्स का बता रही हूँ, m1 l1 t-2. अब आप एसआई सिस्टम की बात करो तो मैं लिखती हूँ किलोग्राम मीटर सेकेंड -2. तो मैं कहती हूँ, नो डाउट इसको आप न्यूटन भी कह देते हो, बट न्यूटन को मैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकती हूँ. तो अगर मैं न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रही हूँ, तो मैंने किस बेसिस के ऊपर लिखा है? इसके बेसिस के ऊपर. तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अब आप अंडरस्टैंड करिए, ध्यान से समझिए कि हमने इसमें m1 l1 t1 फंडामेंटल यूनिट्स लिए हैं सिस्टम ए में. तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कन्वर्शन हम जिसके यूनिट्स की करनी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट u1 क्या बनेगा?
m1 टाइम्स a, l1 टाइम्स b एंड t1 टाइम्स c। और इसी तरीके से सिस्टम b में ये आ गया। अब आप क्या कहते हो कि मान लीजिए अगर आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज q। q क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और उसमें हमने किया था कि अगर u1 यूनिट है तो n1 टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड, तो q फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर आ जाती है? n1 u1। u1 उसका यूनिट है जिसमें हमने उसको मेजर किया, और n1 इज नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड। और अगर ये यूनिट u2 है तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड विल बी n2। सो दैट मीन्स n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो इसका मतलब n1 m1a l1b t1c is equal to n2 m2a l2b and t2c। अब मेरे को ये देखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइम्स, या 1 डाइम इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन्स। तो अब मान लीजिए कि n1 मेरे को नोन टू है, तो n2 कैसे आएगा? n1 m1, अब ये बेटा इधर आके m2 डिवाइड हो जाएगा। पावर ये इसलिए कर लिया क्योंकि पावर सेम थी। और इसी तरीके से l1 बाय l2 रेज टू पावर b and t1 by t2 raised to power c. So that means we will use this formula. So please इसको माइंड में बिठाइए कि हम इसमें क्या चाहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो वर्क है, तो वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है? m1 l2 t-2। अब उसमें हमने ये बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं। तो दैट मीन्स जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम। तो अब मेरे को पता है कि एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड है। तो मैं जूल को कैसे लिख सकती हूँ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो वाली चीज़ ही हमने यहाँ अप्लाई की है कि पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी ले ली m रेज टू पावर a, l रेज पावर b, t रेज पावर c इन जनरल। तो m1 l1 t1 फंडामेंटल यूनिट्स हैं सिस्टम ए में, तो u1 जो हम लिखेंगे वो ये बन गया m1 टाइम्स a, l1 टाइम्स b एंड t1 टाइम्स c। इसी तरह से u2 आ गया। तो अब दो यूनिट्स अलग अलग हो गए, तो उसमें यूनिट के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीटेड होगी, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया है। अब और क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर अब एक वैल्यू लेकर के काम करते हैं। अब इसमें हम मान लीजिए ये कह रहे हैं कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइम्स। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज दिस, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइम्स। बस उसने तो इतना कह दिया। अब बाकी अब सारा हमने सोचना है। सबसे पहले तो हम इसमें ये सोचेंगे कि जो बात न्यूटन की हो रही है या डाइम्स की हो रही है, ये यूनिट किस में है? तो फोर्स के हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से खुद ही दिमाग लगाया कि फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। फिर उसमें लिख लिया m1 l1 t-2। सो यहाँ से इसका मतलब आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया ना? अब आपने सिस्टम ले लिया। सिस्टम ए हमेशा वो लेना जो हमें नोन टू है, ये ध्यान रखना। सीजीएस एसआई का नहीं कुछ ध्यान रखना। अगर न्यूटन है नोन टू, तो इसका मतलब m1 क्या होगा इसमें? किलोग्राम, l1 मीटर और t1 सेकेंड। अब क्लियर हो गया ना? अब सिस्टम बी जिसमें कन्वर्शन करनी है, जो अननोन है, डाइम्स है, दैट भी सीजीएस सिस्टम है, तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। अब n1 इसमें हमें पता है 10 है
और N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल हो गया ना, क्लियर। तो अब आप क्या कर लिखोगे, N2 अननोन जो है, N1 M1 by M2 raised to power E, L1 by L2 raised to power B and T1 by T2 raised to power C, जो फॉर्मूला निकाला था। अब सारी वैल्यूज पता है। सबसे पहले N1 is 10, M1 is 1 kilogram, M2 is 1 gram and raised to power 1. L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter raised to power 1. T1 is 1 second, T2 is 1 second raised to power -2. अब उसके बाद 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम्स। 1 meter is 100 centimeter and this is 1 second upon 1. ये क्यों करने पड़ा कि अब ये कट जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू रह जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब ये क्या बन गया, 10 1000 into 100, तो 10 raised to power 6. So that means हमारा आंसर क्या बन गया, 10 न्यूटन is equal to 10 raised to power 6 times. तो इसमें अब फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब माइंड में क्या क्लैरिटी रखनी है कि जो वैल्यू आपको नोन है उसको आपने N1 में लेना है। तो जब उसको N1 में ले रहे हो तो उस सिस्टम में उसके अकॉर्डिंगली ही फंडामेंटल यूनिट्स आएंगे। ये नहीं कि भाई हम रट्टा लगा ले, क्रैम कर ले, भाई जो CGS सिस्टम है वो आपका A आना है और जो SI सिस्टम है वो B आना है, नथिंग। हम सिस्टम ए वो ले रही हैं जिसकी N1 पता है, नोन है, N2 किस में ले रही है, अननोन में। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब इसमें आपने खुद अपना ब्रेन लगाया, किसके लिए, कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। और जब न्यूटन और डाइन का भी आपने लगाया कि न्यूटन का मतलब है कि SI सिस्टम है, डाइन का मीनिंग है CGS सिस्टम है। अब जरूरी नहीं किस तरह से है। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 10 joule into a system. Convert 10 joule into a system where mass is measured in kilogram, distance is measured in decimeters and time in minutes. तो अब कैसे करेंगे? अब सबसे पहले जूल मीन्स वर्क, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क। तो वर्क के लिए M1 L2 T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, जिसका मीनिंग A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to -2। उसके बाद कन्वर्शन की बात आई। सिस्टम A known to है N1 की वैल्यू 10, so that means M1 will be 1 kilogram, L1 will be 1 meter and T1 will be 1 second। अब सिस्टम B में कन्वर्ट करना है, जिसने खुद उसने दी है, क्या दी है मैंने आपको, कि मास इज इन किलोग्राम, M2 is 1 kilogram, distance is in decimeter and time is in minute। तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इस तरीके से पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कर लो। अब तो कोई मुश्किल नहीं। अब क्या करना है? अब सिंपल फॉर्मूला n2 इज n1 m1 by m2 raised to power a, l1 by l2 raised to power b, t1 by t2 raised to power c। अब n1 की वैल्यू है 10, m1 क्या है 1 किलोग्राम, m2 is also 1 kilogram raised to power 1। Now L1 is 1 meter and L2 is 1 decimeter raised to power 2। Now T1 is 1 second and T2 is 1 minute raised to power minus 2। अब सेम यूनिट्स करेंगे। 10 1 किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम रेज टू पावर 1। 1 मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो इसका मतलब आप इसको 10 डेसीमीटर्स कर लो। इसमें कोई नहीं है क्योंकि ये तो अपने काटना ही है, उसको सिंप्लीफाई ही करना है। रेज टू पावर 2, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। रेज टू पावर 2। अब ये सारा आपका कट गया तो ये क्या बन गया? 10 का स्क्वायर 1/60 रेज पर माइनस 2 का मतलब 60 रेज टू पावर 2। पावर आपने जब ऊपर जाओगे पावर भी उलट जाएगी, तो 1/60 रेज पर माइनस 2 मीन्स 60 रेज टू पावर 2। तो इट इज 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 36 इंटू 10 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो आपके पास अब ये बनेगा कि 10 जूल इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 लिख के क्या लिखोगे? यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता, कोई ये तो है नहीं कि ये अर्ग्स बना क्या बना, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे कि 10 जूल इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 यूनिट्स। तो ये इसका फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्शन कर सकते हैं। अब इस टाइप के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ये आंसर आपने देना है सारा अंडरस्टैंड करने के बाद कि 1 जूल इज इक्वल टू how much ergs? 1 joule is equal to how much ergs? Thank you.